हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है तुम्हारा अपने चैनल बीएस चौहान लर्निंग अप पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर ये सीरीज तुम्हारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें मैंने सबसे पहले जान की पार्ट 1 में वो क्वेश्चंस लिए हैं जो तुम्हारी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। फिर पार्ट 2 में बेटा मैं वो क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो तुम्हारे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो तुम अपनी सुविधा के हिसाब से जितना याद कर पाओ उतना है ना कंठस्थ करना, और मैं साथ ही साथ इनको एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि अगर तुमने पूरे पाठ की समरी या स्टोरी नहीं भी पढ़ी हो तब भी तुम्हें इसके क्वेश्चन आंसर याद करने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन ये है तुम्हारा, व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, देखो सूचना पट क्या था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट और यह महत्वपूर्ण क्यों था। अब पहले के समय में क्या था, जब फ्रांस और जर्मनी का युद्ध चल रहा था, जो उस समय की कहानी है, तो वहां पर ना लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए एक भीड़भाड़ वाली जगह पे सूचना पट लगा दिया जाता था, यानी कि सूचना पट था। सूचना पट क्या था, एक बेसिकली बोर्ड था बड़ा सा, उस पर लोगों को कोई भी अगर सूचना देनी होती थी प्रशासन के द्वारा तो उसी सूचना पट पर क्या कर दिया जाता था, लिख दिया जाता था, और लोग उसको पढ़ने के बाद लोगों तक क्या हो जाती थी, कोई भी सूचना इजिली पहुंच जाती थी। जैसे आज के समय में इतने सारे साधन हैं, उतने सारे साधन उस समय पे नहीं थे। जैसे पहले न्यूज़पेपर्स इतने ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक ये सारी चीजें नहीं थी। तो आज के समय में तो कोई सूचना अगर पहुंचानी होगी तो इसके बहुत सारे साधन हैं, इजिली बहुत दूर दूर तक आप पहुंचा सकते हो। लेकिन पहले क्या था बेटा, उसकी जगह पे बुलेटिन बोर्ड लगा दिया जाता था। तो ये देखो बेटा, आंसर क्या कह रहा है इसका कि इन दोज डेज यानी कि उन दिनों, इट वॉज द ओनली मीडियम। इट वॉज यानी कि यह था, इट का मतलब है यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड। तो इट वॉज द ओनली मीडियम, यह एकमात्र साधन था या माध्यम था, टू कन्वे। कन्वे का मतलब होता है बेटा किसी चीज को पहुंचाना। जैसे कई बार हम कहते हैं बेटा कि मान लीजिए हमारा कोई मित्र घर पे आया, हमने उससे कहा कि भाई मेरी जो नमस्ते है या मेरा अभिवादन अपने माता पिता से कहिएगा, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूँ कि प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी कि मेरा सम्मान अपने माता पिता तक पहुंचाइएगा। तो कन्वे का मतलब होता है बेटा एक चीज को दूसरी चीज तक पहुंचाना। तो यही चीज कह रहा है बेटा कि इन दोज डेज उन दिनों, इट वाज द ओनली मीडियम, यह एकमात्र माध्यम था, टू कन्वे पहुंचाने का। मैसेजेस माने होता है संदेशों को, एंड न्यूज माने और खबर को, किसी भी संदेश या खबर को पहुंचाने का एकमात्र माध्यम था। टू द कॉमन मास, कॉमन मास का मतलब होता है बेटा सामान्य लोग, यानी कि कॉमन पीपल तक। तो सामान्य लोगों तक पहुंचाने का एकमात्र साधन क्या था, बुलेटिन बोर्ड था। इट वॉज फिक्स्ड माने इसको लगा दिया गया था, एट द मेन क्राउडेड प्लेस। मेन माने होता है मुख्य, क्राउडेड माने होता है भीड़भाड़ वाली, प्लेस माने होता है जगह पर, और इसको एक मुख्य भीड़भाड़ वाली जगह पे लगा दिया गया था। जैसे कई बार क्या होता है किसी गांव में या किसी शहर में कोई एक जगह ऐसी होती है, वहां पर सबसे ज्यादा लोग आके जुड़ते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा वहां पे भीड़ होती है। जैसे गांव का कोई मुख्य चौराया हो, तो कोई भी सूचना अगर पहुंचानी हो तो उस चौराहे पर बोर्ड लगाओ और वहां पे लिख दो, तो ज्यादातर लोगों की निगाह उस पर पड़ेगी और आराम से सूचना उन तक पहुंच जाएगी। तो वैसे ही उस समय पे क्या था, ये जो बुलेटिन बोर्ड था उसको लगा दिया गया था मुख्य भीड़भाड़ वाली जगह पे। अब ये कह रहा बेटा इट वॉज वेरी इंपोर्टेंट, जब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। किस वजह से हो गया था, बिकॉज इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बिकॉज इट वॉज, क्योंकि यह था, द ओनली माने एकमात्र, मोड ऑफ कम्युनिकेशन माने होता है बेटा वार्तालाप का तरीका। ये केवल जो अपने संदेश पहुंचाने होते थे, कोई भी न्यूज पहुंचानी होती थी, उसका उस समय एकमात्र क्या था, साधन यही था। बिटवीन द ऑफिशियल्स माने होता है बेटा अधिकारियों के बीच में, एंड द पब्लिक माने और लोगों के बीच में। अब मान लीजिए अधिकारियों और लोगों के बीच में कोई भी तुम्हें न्यूज पहुंचानी हो, कोई भी तुम्हें सूचना पहुंचानी हो, तो उसके लिए एकमात्र साधन क्या था, बुलेटिन बोर्ड था। तो इसी वजह से ये उस समय बेटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्लियर है बेटा कहानी यहाँ तक। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। What did M. से when फ्रेंच reached स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो M. ने क्या कहा। अब देखो M. ना बेटा अपने समय के थोड़े से कड़क टीचर रहे थे, ठीक है। जैसे कोई बच्चा अगर लेट आ रहा है तो उसको दंडित करते थे, मान लीजिए कोई बच्चा याद नहीं करके आ रहा है तो उसको भी प्रताड़ित करते थे। लेकिन इस दिन जब ये चैप्टर तुम्हारा लिखा जा रहा है, उस दिन जब फ्रेंच आया था विद्यालय में तो M. ने उससे क्या कहा था। तो बेसिकली M. उस दिन उससे नाराज नहीं हुए थे, क्योंकि M. जानते थे कि आज का दिन मेरा यहाँ पे लास्ट दिन है। क्लियर है बेटा कहानी यहाँ तक। क्योंकि जिस समय युद्ध चल रहा था बेटा, तो उस युद्ध में जर्मनी की विजय हुई थी, फ्रांस की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। तो जो फ्रांस के 2 शहर थे, लॉरेन और अल्सास, उन पर जर्मनी की सेना का क्या होने वाला था, अधिकार होने वाला था। तो वहां पर वहां के जो जितने भी विद्यालय थे उसमें जिसमें M. पढ़ा रहे थे, उनको वो विद्यालय अगले दिन छोड़ के जाना होता था या फिर जाना पड़ रहा था।
तो MML उस दिन नहीं चाहते थे कि मैं किसी भी तरह की प्रताड़ना किसी बच्चे को दूं या किसी बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करूं। ठीक है बेटा यहाँ तक। तो अब देखो क्या कहना चाह रहा है। तो व्हाट डिड MML से, MML ने क्या कहा व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा। तो क्वेश्चन का आंसर कह रहा है बेटा व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, MML सॉ हिम, MML ने उसको देखा, एंड सेड और कहा टू गो टू हिज सीट क्विकली, अपनी सीट पर जल्दी से जाने के लिए, कि भाई तुम आ गए हो चलो जल्दी से अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ। तो उस दिन फ्रेंच भी बड़ा हैरान हुआ था कि भाई आज टीचर ने मुझको डांटा नहीं। ठीक है, अब ये कह रहा बेटा ही सेड, उन्होंने कहा दैट दे वर गोइंग टू बिगिन, वे शुरुआत करने जा रहे थे, विदाउट हिम माने उसके बिना ही। तो अब MML उससे कहते हैं कि बेटा हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे, अच्छा हुआ तुम आगे बैठ जाओ। क्लियर है कहानी यहाँ तक बेटा। चलो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। व्हाट डिड MML स्पीक फर्स्ट, MML ने सबसे पहले क्या बोला इन द क्लास, कक्षा में, दैट डे उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन माने अंतिम पाठ के बारे में। तो जब वो अपना अंतिम चैप्टर पढ़ा रहे थे यानी कि अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे, तो MML ने क्लास में क्या बोला, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो देखो आंसर क्या कह रहा है बेटा इसका। MML said, MML ने कहा एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को संबोधित करते हुए। एड्रेस का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, ठीक है, किसी को पुकार के कुछ कहना। दैट इट वॉज द लास्ट लेसन, कि यह उनका अंतिम अध्याय था। ही वुड गिव देम, जो वह उनको देंगे, मतलब वे उनको बिल्कुल लास्ट चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। द ऑर्डर हैड कम, आदेश आ चुका था, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से। बर्लिन क्या थी बेटा, जर्मनी की राजधानी। ठीक है, बेसिकली उसका नाम उस समय पूर्व एशिया था। चैप्टर पढ़ के आपको पता चल गया होगा, नहीं भी पढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका था टू टीच, पढ़ाने का, ओनली जर्मन माने केवल जर्मन, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। तो जो बेटा वही दो जिले हैं जिन जिलों पर फ्रांस का जो फ्रांस थी उसको ये दोनों जिले छोड़ने थे, और ये दोनों के दोनों जिले जर्मन शासन के अंतर्गत आने वाले थे। तो कौन कौन से दोनों जिले थे बेटा, वो अल्सास और लॉरेन। तो अब ये कह रहा बेटा उन दोनों जिलों में जो विद्यालय हैं वहां पर क्या पढ़ाई जाएगी, फ्रांस की बजाय केवल अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू टीचर्स वुड कम, नए अध्यापक आएंगे, द नेक्स्ट डे माने अगले दिन, और अगले दिन क्या आएंगे, नए अध्यापक आएंगे। दैट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, दैट वॉज वह था, देयर उनका, लास्ट फ्रेंच लेसन माने अंतिम फ्रेंच का पाठ। ही वांटेड, वह चाहता था, दे दैट के दे शुड बी वेरी अटेंटिव, कि वे बहुत ज्यादा एकाग्र हो जाएं। ठीक है, तो वो ये चाहते थे कि भाई मैं अंतिम पाठ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और ये पाठ तुम्हारे सबके बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आए। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो आप ये पहले तीनों क्वेश्चंस क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे, या इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, whom did MML blame for the ignorance in studies। whom did का मतलब होता है बेटा किसे, MML माने MML ने, blame दोषी ठहराया, for the ignorance in studies माने होता है बेटा अध्ययन में इग्नोरेंस के लिए। इग्नोरेंस का मतलब होता है बेटा किसी चीज पर ध्यान ना देना। ठीक है, ऐसे कह लीजिए किसी को अनदेखा करना। तो MML ने ना अध्ययन को अनदेखा करने के लिए या अध्ययन पर ध्यान न देने के लिए किसे दोषी ठहराया, एंड वाई, और क्यों, और ऐसा इन्होंने क्यों कहा। ये क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे भी आ सकता है, whom did MML blame, MML ने किसको दोषी ठहराया, for not paying proper attention, ठीक ढंग से ध्यान ना देने के लिए, to the study of French, यानी कि फ्रेंच भाषा के अध्ययन पर। तो MML ने फ्रेंच भाषा के अध्ययन पर ठीक ढंग से ध्यान न देने के लिए किसे दोषी ठहराया। तो आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का कि फॉर इग्नोरेंस इन द स्टडीज, यानी कि अध्ययन को अनदेखा करने के लिए, ठीक है, या फिर ध्यान न देने के लिए। फर्स्टली सबसे पहले MML ब्लेम्ड, MML ने दोषी ठहराया द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों को। क्योंकि उन्होंने विद्यार्थियों को इसके लिए दोषी ठहराया, रीजन क्या था इसका, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट पे अटेंशन, क्योंकि वे ध्यान नहीं देते थे पढ़ने पर, एंड दे डिलेड, और वे बहुत ज्यादा देरी करते थे द स्टडीज माने अध्ययन में। जैसे मान लीजिए पाठ याद आज करना है, उसको 1 महीने बाद सुनाओ, तो फिर अध्ययन में क्या हो जाएगा बेटा, देरी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने किसको दोषी ठहराया, विद्यार्थियों को। फिर ये कह रहा बेटा देन उसके बाद ही ब्लेम्ड, उन्होंने दोषी ठहराया देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता को। फिर उन्होंने उनके माता पिता को दोषी ठहराया। अब माता पिता को क्यों ठहराया, हु प्रेफर्ड, जो वरीयता देते थे, देम उन्हें टू वर्क, काम पर भेजने के लिए, ऑन ए फार्म और एट द मिल, किसी फार्म में या फिर किसी मिल में, कि आज बेटा रहने दे, छुट्टी कर ले, आज वहां तू काम पे चला जा, थोड़े से पैसे आ जाएंगे। ऐसा जो गांव में लोकल स्कूल होते हैं वहां पे भी बहुत होता है। ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा छुट्टियां करते हैं, अलग अलग रीजन्स होते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो उससे क्या होता है, उनकी पढ़ाई बाधित होती है, और जिसकी वजह से टीचर्स का भी थोड़ा सा पढ़ाने में जो मनोबल होता है वो डाउन होता है, और कई बार बच्चों का तो बिल्कुल लीक से हट ही जाता है। ठीक है बेटा।
अब ये कह रहा है देन ही ब्लेम्ड, फिर उसके बाद उन्होंने देयर पेरेंट्स को क्या किया बेटा, दोषी ठहराया, हु प्रेफर्ड देम टू वर्क ऑन ए फार्म एट द मिल, या तो किसी फार्म में काम करने के लिए भेज देते थे या फिर किसी मिल में। उसके बाद ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, फिर उन्होंने खुद को भी दोषी ठहराया। अब खुद को क्यों दोषी ठहराया, फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, क्योंकि वो कई बार छुट्टियां कर लेते थे। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि जब घड़ी में 12 बजे, चर्च की घड़ी में 12 बजे, तो फिर क्या हुआ। ठीक है बेटा, स्ट्रक का मतलब होता है बेटा बजना। ठीक, आंसर है बेटा इसका कि व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च क्लॉक में यानी कि चर्च की घड़ी में 12 बजे, देन देयर वाज एन एंजलस। अब देखो एंजलस क्या थी बेटा, एंजलस उस समय की प्रेयर को बोलते थे, प्रार्थना को बोलते थे। तो एक प्रार्थना हुई एंड, और उसके बाद ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियन सोल्जर्स, और जो प्रूशियन के सिपाही थे उनकी क्या हुई, तुरैया बजने लगी। ठीक है बेटा, जो तुरई टाइप की होती थी, परेड की जो आवाज होती थी, वो सारा कुछ होने लगा। ठीक है, तो बेटा प्रूशियन सोल्जर्स, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहले जर्मनी का जो नाम था उस समय प्रूशियन हुआ करता था, क्योंकि प्रूशियन में कुछ जर्मनी का हिस्सा, ठीक है, थोड़ा सा इटली का, और फिर उसके बगल में एक देश और होता था स्पेन, स्पेन का थोड़ा सा हिस्सा, वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलकर के प्रूसिया बनता था। आज के समय में थोड़े ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है जी, आप मैप की क्लास में समझ लेंगे। ठीक, तो ये कह रहा बेटा कि ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियन सोल्जर्स, और जो प्रूशियन के सिपाही थे उनके क्या होने लगी बेटा, तुरैया बजने लगी। एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल खड़े हो गए। वेरी पेल मतलब उनका चेहरा एकदम पीला सा पड़ गया। टेकिंग ए चौक, टेकिंग ए पीस ऑफ चौक, फिर उन्होंने एक चौक का एक टुकड़ा लिया, रोट और लिख दिया लाइवला फ्रांस। अब देखो लाइवला फ्रांस जो ना बेटा एक फ्रांस का शब्द होता है, इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे या फ्रांस जिंदाबाद, और उन्होंने बोर्ड पर क्या लिख दिया, फ्रांस अमर रहे, लाइवला फ्रांस लिख दिया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वो डिड फ्रेंच फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल्स हाउ, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल को दोहराया या सुनाया और कैसे। अब देखो बेसिकली जो उन्होंने टॉपिक दिया था किसने, एमएमएल ने, उसके जस्ट पहले दिन कि बेटा घर से तुम्हें याद करके लाना, तो उस टॉपिक का नाम था पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तुम्हारे 12th की इंग्लिश ग्रामर में भी है, जो तुम्हारे सिंथेसिस सीखने में, ट्रांसफॉर्मेशन और चैप्टर सीखने में मदद करता है। ठीक है बेटा, तो देखो भाई अब ये कह रहा है कि क्या फ्रेंच ने जो पार्टिसिपल चैप्टर था उसको दोहराया और कैसे दोहराया, अगर दोहराया तो आंसर कह रहा है बेटा इसका यस, हाँ। फ्रेंच रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स, फ्रेंच ने पार्टिसिपल को सुनाया। ठीक है, बोल बोल करके सुनाया था, लेकिन ही रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स, उसने पार्टिसिपल्स को सुनाया रॉन्गली, बहुत ज्यादा गलत। एज, क्योंकि ही गॉट मिक्सड अप, क्योंकि वो एकदम चकरा गया था, उसमें मिक्सड अप हो गया, चकरा गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द में, वो पहले ही शब्द में उलझ गया। गॉट मिक्सड अप का मतलब होता है उलझ गया, चकरा गया। एंड स्टूड देयर, वहीं पर खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ के। एंड हिज हार्ट, और उसका दिल वॉज बीटिंग, माने बहुत तेज धड़कने लगा, और उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा। क्लियर है बेटा, का नहीं यहाँ तक। तो ये थे तुम्हारे बेटा आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 6 क्वेश्चन एंड आंसर। आप इनको इजीली लर्न कर सकते हो, वीडियो को बार बार देख के इनका रिवाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे बेटा अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, बाकी समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।